नमस्कार। अलंकार की अगले भाग में भाग नंबर 3 में हम देखेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार के 5 भेद मुख्य जो हम करेंगे, जो 10वीं कक्षा में आते हैं। सबसे पहला है उपमालंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानव्यकरण। तो उपमा होती क्या है? उपमा होती है किसी प्रसिद्ध चीज से किसी दूसरी चीज की तुलना कर देना, या किसी दो वस्तुओं के बीच या किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच आपस में समानता बता देना। सिंपल सा देखते हैं, हम कहते हैं कि बिल्कुल जो बच्ची है ना, बच्ची बिल्कुल माँ जैसी है। तो हमने उपमा कर दी कि बच्ची कैसी है? माँ जैसी। माँ की के जैसी है बच्ची। तो जहां दो चीजों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में हम समानता स्थापित कर देते हैं, उनको एक दूसरे के सादृश्य दिखा देते हैं, तो वहां उपमा अलंकार होता है। दो वस्तुओं या व्यक्तियों में समान गुण धर्म के कारण समानता जहां होती है, वहां उपमा अलंकार होता है। सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं हरिपद कोमल कमल से, कि जो हरि के पद हैं वो कोमल हैं, किसके जैसे? कमल के जैसे। जैसे कमल कोमल होता है, उस तरह से वो पद हैं। तो यहां हम देखते हैं कि जो उपमा अलंकार होता है ना, उसके 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन से होते हैं? एक उपमेय, एक साधारण धर्म, एक उपमान और एक वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाती है। देखो यहाँ बताया गया है कि जो हरि के पद हैं वो कमल के जैसे हैं। तो जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है, वो उपमेय होता है। मतलब जिस शब्द की तुलना करेंगे हम दूसरे से, तो जिसकी उपमा दी जाती है वो उपमेय होता है। और दोनों में जो चीज समान होती है, जैसे माँ सी बेटी, तो दोनों में सुंदरता भी हो सकती है, दोनों की हाइट भी हो सकती है, दोनों के गुण भी हो सकते हैं। तो वो चीजें जो समान है, तो इसमें क्या है? हरिपद कैसे हैं? कोमल हैं। तो दोनों में जो समानता है वो हो जाएगा साधारण धर्म की। दोनों में साधारण धर्म कौन सा है? ठीक है। उपमान, जिससे उपमा दी जाए, हरिपद की उपमा दी गई है कमल से, तो कमल हो जाएगा उपमान। तो ये हो जाएगा उपमान, जिससे तुलना की गई, जिसकी उपमा दी गई। और वाचक शब्द होता है कि ऐसे शब्द, जैसे से, हमने जो शब्द प्रयोग कर लिया कि समानता दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया, वो हो जाएगा वाचक शब्द। तो ये जो 4 है ना, 1 2 3 और ये 4, ये चारों ही उपमा के हिस्से हैं, पार्ट हैं। उनके द्वारा हम उपमा देख सकते हैं। उपमा जैसे एक तो पूर्ण उपमा हो जाती है। पूर्ण उपमा में चारों के चारों पार्ट आएंगे। एक लुप्त तो उपमा हो जाएगी। लुप्त का मतलब उसका कोई ना कोई पार्ट छुपा होगा, हिडन होगा, हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे यहाँ हाथी सा टीला, एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि हाथी सा टीला, टीला की तुलना करी गई है, तो टीला हो गया उपमेय, सा हो गया वाचक शब्द, ठीक है, और हाथी हो गया उपमान, किसकी तुलना की गई है। तो यहाँ दोनों में सा से सी वाचक शब्द आ गया। तो कोमल, यो साधारण जो धर्म है ना, अगर वो लिखता ना हाथी सा विशाल टीला, तो विशाल जो शब्द होता वो साधारण धर्म होता, लेकिन इसने यहाँ उस शब्द को छुपा दिया है। तो यहाँ लुप्त उपमा हो जाएगी कि लुप्त जो उपमा है उसका एक पार्ट यहाँ छुप गया है। ठीक है। तो क्योंकि हमने देख लिया कि उपमा के 4 पार्ट किए गए हैं, एक उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो ये चारों ही उपमा के पार्ट हैं। जिस उपमा में ये चारों होती हैं तो वो पूर्ण उपमा होती है, पूर्ण उपमा बोलते हैं उसको, क्योंकि उपमा के चारों पार्ट उसमें प्रेजेंट है। और दूसरा इसमें जहां नहीं होता उसको लुप्त उपमा बोलेंगे, कि लुप्त है कोई एक पार्ट। ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे चंद्र सा मुख, मुख कैसा है? चांद सा। तुलना की गई है? मुख की। तो मुख उपमान है, उपमेय है। और तुलना करी किससे है? मुख किसके जैसा है? चांद के जैसा। तो जो चांद है वो उपमान हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। अगला देखेंगे हम रूपक अलंकार। अधिक समानता के कारण जहां उपमेय और उपमान में को एक समझ लिया जाए, या तो हमने बता दी कि वो उसके जैसा है, लेकिन यहाँ जहां रूपक अलंकार वहां होगा जहां उपमेय और उपमान में अभेद हो जाए। उनका जो संबंध है ना, मतलब जो उसमें थोड़ा बहुत जो भेद होता है, कि हम बताएंगे उसके जैसा, सा से सी शब्दों का यहाँ लोप हो जाता है। जैसे चरण कमल, जो कमल है, दोनों में इतना है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो चरण है वो कमल जैसे हैं या कमल चरण जैसे हैं, तो दोनों में अभेद हो गया। तो वहां रूपक अलंकार हो जाता है। देखो यहाँ इसमें योजक भी आ गया थोड़ा सा। जैसे
चरण कमल बंदो हरि राय, कि जो चरण कमल है या कमल चरण है उनकी वंदना करो। शशि मुख, अब मुख हमें नहीं पता, दोनों में अभेद कर दिया, उपमेय में और उपमान में अभेद हो जाता है। ठीक है, अगर हमने बोल दिया शशि सामुख, सामुख बोलते ही उपमा अलंकार हो जाएगा। अगर लेकिन इसने बोल दिया शशि मुख, मुख ये नहीं पता हमें मुख शशि है या शशि मुख है, तो दोनों में अभेद जहां हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, शशि मुख पर घूंघट डाले। अगला अंबर पनघट, पता नहीं पनघट अंबर है या अंबर पनघट है, तो दोनों में अभेद आ गया, रूपक अलंकार हो गया। अगर ये बोल देता अंबर सा पनघट, तो पनघट किसके जैसा है, यहाँ तुलना हो जाती तो उपमा अलंकार आ जाता, लेकिन यहाँ अभेद हो गया तो वो रूपक अलंकार, सॉरी हाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। अंबर पनघट में डुबो रही उषा घट नागरी, कि जो उषा रूपी जो सुबह सुबह है ना, उषा रूपी जो औरत मान लिया गया है यहाँ, तो वो अंबर रूपी पनघट में अपनी गागरी को डुबो रही है। आए महंत वसंत, ये नहीं पता कि महंत वसंत के जैसे हैं या वसंत को महंत जैसा मान लिया गया है, वो आए हैं। तो ये जहां उपमेय और उपमान में अभेद हो जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। नंबर 3 है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, होता नहीं, हम मान लेते हैं कि मानो मनु जानो जनु इन शब्दों का प्रयोग मिलेगा वहां, मानो जनहु ज्यो जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होगा। इनको तीनों एक दूसरे से रिलेशन है तीनों का, इसमें अलग अलग दिया रखा है कि वो उसके जैसा है, यहाँ अभेद कर दिया, यहाँ होता ही नहीं उसको मान लेते हैं। मुख मानो चंद्र, मुख ऐसा है मान लो उसको चंद्र है नहीं, मान लिया हमने, लेकिन अगर कहे ना मुख चंद्र तो रूपक, मुख सा चंद्र उपमा, तो तीनों में यही है। यहाँ दोनों अलग होते हैं कि एक के जैसा सदृश दूसरा मिल जाता है, यहाँ दोनों में अभेद होता है। उत्प्रेक्षा में दोनों होते ही नहीं, उपमेय में उपमान होता नहीं, लेकिन उसको मान लिया जाता है, कल्पना की जाती है। जहां उपमेय पर उपमान की संभावना की जाए, कल्पना की जाए, इसमें मानो मनहु जानो जनहु ज्यो जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, हिम कणों से पूर्ण मानो, हिम कणों से पूर्ण मानो मान लिया, हो गए पंकज नहीं। खिला हो ज्यो जैसे, खिला हो ज्यो, खिला नहीं हुआ लेकिन खिला हो ज्यो बिजली का फूल। उस काल क्रोध से तन उनका कांपने यूं लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर उठा। तो माना जरूरी नहीं वो है, लेकिन हमने मान लिया, तो मानो मानो मनु ये जो शब्द आ गए, जहां उपमेय और उपमान को, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, संभावना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है किसी भी उक्ति को अति कर देना, उसको बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना ही अतिशयोक्ति है। एग्जाम्पल देखेंगे कि पहले हम पढ़ते थे ना, आगे नदियां पड़ी अपार, अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, अपार मतलब बहुत बड़ी, घोड़ा उसकी इतनी बड़ी नदी है उस पे से घोड़ा कैसे निकलेगा। सोचा राणा ने इस पार, राणा इस साइड खड़ा खड़ा ही सोच ही रहा था कि उसके सामने नदी आ गई, तो उसने सोचा कि कैसे इस नदी को पार करूंगा, लेकिन तब तक चेतक था उस पार, कि चेतक इतना शक्तिशाली था कि राणा तो सोच ही रहे थे उस पर बैठे बैठे कि इस नदी को मैं कैसे पार करूं, वो तो सोच रहे थे, लेकिन उसने पार भी कर दी। तो ऐसा होता नहीं, कितनी बड़ी नदी को एक ही छलांग में कोई घोड़ा पार कर जाए, लेकिन उनका घोड़ा वास्तव में इतना अच्छा था कि वो ये अतिशोक्ति में ही ये शब्द बोले गए कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर। एक जैसे हम सुनते हैं, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर बाकी, हनुमान की पूछ में तो आग भी नहीं लगी थी, तब तक पूरी लंका जल गई और सारे जो निशाचर थे, जो दानव थे, वो भाग गए। तो ये भी बहुत ही बड़ा चढ़ाकर कोई बात बोली गई है, तो वो बात अतिशोक्ति कहलाती है। देख लो साकेत नगरी है यही, साकेत नगरी को बताया गया है, राम की नगरी है जो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, कि कोई नगरी कोई जाएगी नहीं जाती, लेकिन इतनी सुंदर है वो, ऐसा लग रहा है वो इतनी बनी ठिरनी हुई है कि वो स्वर्ग में जा रही है, मतलब चारों तरफ सुख शांति है, सुंदरता है, हर चीज है, तो ऐसा मान लिया है, मान लिया है। ठीक है, तो लेकिन अतिशोक्ति है, यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है।
अगला है मानवीय कण अलंकार। मानवीय कण अलंकार वहां होता है जब जहां हम प्राकृतिक चीजों पर, जो प्रकृति की चीजें हैं ना, उन्हें मनुष्य के जैसे काम करते हुए दिखाए जाए। जैसे 9th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो मेघ कोई बन ठन के थोड़ी आते हैं, वो नहा धो के तैयार होके थोड़ी आएंगे, लेकिन मेघों को एक मेहमान के रूप में हमने मान लिया है। जैसे संध्या सुंदरी परी सी, कि जो श्याम रूपी सुंदरी है, श्याम को हमने एक सुंदरी मान लिया जो परी जैसी सुंदर लग रही है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, पूरी की पूरी कविता मानवीकरण में लिखी गई है। धूल भागी घाघरा उठाए, इसी में है ये सारा, कि जो मेघ आए कविता है उसी में बहुत सारी चीजें हैं। कि लता ने गेट की किवाड़ की ओट से बाहर झांका, तो लता कोई बेल किवाड़ की ओट से कैसे झांकेगी, लेकिन यहाँ कवि ने बहुत ही अच्छा मानवीकरण किया है। तो मानवीकरण वही होगा, क्या होगा, जहां प्राकृतिक चीजों को मनुष्य की तरह कार्यक्रम या कार्यकलाप करते हुए दिखाया जाता है, उनकी तरह एक्टिविटी करते हुए जहां दिखाया जाता है। तो ये थे हमारे अर्थालंकार। अर्थालंकार के जो ये 5 पार्ट हैं वो 10th में आते हैं, और जो शब्दालंकार के हैं वो तीनों 9th में आते हैं। तो इनको ध्यान से करना।